हेलो फ्रेंड्स, आज से पहले की क्लास में हमने देखा था डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा खत्म हो चुका था पार्ट 4A तक। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी पार्ट 5 होगी, जो कि है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है संघीय कार्यपालिका। तो पहले हमको ये चीज समझना है कि संघीय कार्यपालिका होती क्या है। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब ये कुछ टर्म्स यहाँ राइट साइड में मैंने लिखे हुए हैं। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि इनको पहले जानना क्यों जरूरी है प्रेसिडेंट को जानने के लिए। ठीक, और राष्ट्रपति हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है, एक ऑफिस है। प्रेसिडेंट जो है ये एक पर्सन नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट का नोशन होता है एक ऑफिस से, एक कार्यालय से। किससे? कार्यालय से। जब आप बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट ने ये किया, प्रेसिडेंट ने वो किया, इसका मतलब ये होता है, आप नोशन होता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस ने ये किया। ठीक, तो प्रेसिडेंसी किसके लिए पूरी होती है? पूरी ऑफिस के लिए आती है और उसको डिनोट एक पर्सन करता है। एक पर्सन उसका क्या है? सिंबल है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्या मतलब है, जिसको आप पार्ट 5 में पढ़ते हैं। भाग 5 में आप पढ़ते हैं संघीय कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि जब भी कोई विधि बनती है तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। और कौन सी लॉ बनेगी ये भी इनिशिएट कौन करता है, उसको कौन लाता है? एग्जीक्यूटिव लाती है। तो इनिशिएशन ऑफ लॉ मतलब विधि का निर्माण जो होगा, इनिशिएशन जो होगा वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगी। देखिए, जैसे जो भी सरकार में होते हैं जो लोग भी, जैसे प्रधानमंत्री हैं, वही सरकार चला रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? वही तो पहले लेके आते हैं कि हम इस तरीके का बिल लाएंगे, उसके बाद वो क्या होती है? संसद में पारित होती है। तो इनिशिएशन ऑफ लॉ कौन कर रहा है? एग्जीक्यूटिव कर रही है। ये चीज समझे, आपकी कार्यपालिका कर रही है। अब कार्यपालिका में आते कौन कौन है? तो कार्यपालिका में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का मतलब है पूरा मंत्री परिषद। ठीक, क्या? पूरा मंत्री परिषद। और पूरे मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, पीएम, वही होते हैं। तो एक चीज ये समझना है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्यों आते हैं? एजी क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो है सरकार के वकील हैं। अटॉर्नी जनरल, अगर सरकार को कहीं भी कोई दिक्कत है तो वो कौन देखता है? अटॉर्नी जनरल का ऑफिस देखता है। और इन चारों को मिला के क्या बनता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है कि आपको भाग 5 में क्या क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है और अटॉर्नी जनरल पढ़ना है। ये आप समझ गए। अब दूसरी चीज ये देखिए कि सबसे पहले हमको किसको पढ़ना है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव का क्या होता है? हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है, मुखिया होता है। लेकिन ये किस तरीके का मुखिया है? ये मुखिया है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब? नॉमिनल का मतलब होता है कि इसके पास रियल पावर नहीं है, ये सिर्फ नाम का मुखिया है। पावर किसके पास है? रियल पावर जो है, रियल पावर जो है वो किसके पास है? वो है पीएम के पास, प्रधानमंत्री के पास। ठीक, लेकिन मुखिया आप क्यों कहते हैं राष्ट्रपति को? वो चीज समझिए। राष्ट्रपति को मुखिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं भारत के संघ में, भारत क्या है? इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये आपने आर्टिकल 1 में पढ़ा है। तो जितने भी काम होते हैं वो किसके? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किससे होते हैं? नाम से। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की या किसी भी चीज की, आप स्टेट गवर्नमेंट में, तो जब भी आपका पद, आपको जो भी पद मिलेगा, आपको जो भी, उस पे साइन जो होगा या तो राष्ट्रपति का होगा अगर आप यूपीएससी में है, केंद्र में है, या उनके द्वारा अपने शक्तियों के हस्तांतरण से। मतलब उन्होंने किसी को कहा, जैसे स्टेट में वो क्या करते हैं? अपनी शक्तियों को गवर्नर को देते हैं। तो आप अगर स्टेट में नौकरी करते हैं तो किसकी साइन रहती है? गवर्नर की। अगर आप केंद्र में करते हैं तो प्रेसिडेंट की। तो इस तरीके से वो क्या हुए? आपके मुखिया हुए। आपको नौकरी कौन दिया? तो कौन का आंसर आएगा? प्रेसिडेंट। अब एक चीज ये समझिए कि इनके नाम से सारे कार्य हो रहे हैं, इसी वजह से ये क्या है? कार्यपालिका के मुखिया कहलाते हैं। अब लेकिन चीजों को ये समझना है कि प्रेसिडेंट सिंबल है। किस चीज का ये सिंबल है? किस चीज का ये चिन्ह है? प्रेसिडेंट सिंबल है भारत की एकता और अखंडता का।
ये क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से आप इसको ये मत सोचिए कि मतलब ऐसे बताया जा रहा है, कोई भी चीज ऐसे नहीं बता रहा हूं मैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके नाम से आपको पदों की प्राप्ति होती है, तो वो है प्रेसिडेंट। किसके नाम से वॉर छिड़ता है, वो है प्रेसिडेंट। तो सिंबल भी पूछता है कि प्रेसिडेंट किस चीज का सिंबल है, तो प्रेसिडेंट सिंबल है यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का। भारत की एकता और अखंडता का सिंबल कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब प्रेसिडेंट, इसके साथ एक चीज और है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो मैंने आपको जब बताया कि प्रेसिडेंट एक क्या है, ऑफिस है, बताया ना, ये क्या है, एक कार्यालय है, एक कोई जैसे ये नहीं कि कोई आदमी या औरत नहीं। इसी वजह से यहाँ पे अभी आपको देखे होंगे कि एक कंट्रोवर्सी थी अधीर रंजन में, वो कंट्रोवर्सी इसी वजह से थी कि आप प्रेसिडेंट क्या अपमान करते हैं अगर आप किसी को जो है इसमें जेंडर ले आते हैं। और आपको संविधान ने क्या सिखाया है कि आपको जेंडर बायस नहीं होना है। ठीक, तो इस चीज को अच्छे से अगर वो भी पढ़े होते फंडामेंटल राइट कि किसी का अपमान होगा, आप जेंडर ले आएंगे, तो आपको क्या होगा कि उसको आप बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रेसिडेंट जो है मेल को डिनोट करता, तो आप ये बताते कि मेल जो है सुपीरियर है। अगर फीमेल को डिनोट करता तो आप क्या बताते कि फीमेल सुपीरियर है। इसी वजह से प्रेसिडेंट्स ऑफिस जो है क्या है, ये जो है इन दोनों से परे है, ये दोनों कुछ नहीं है, ये एक पर्सन नहीं है, ये एक ऑफिस है। और ऑफिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं होता है, इस बात को समझिए। वो क्या है, ऑफिस ऑफिस है, ये न्यूट्रल है स्पेशली। और इंडिया के केस में तो एकदम अच्छे से समझ जाइए कि ये क्या है, न्यूट्रल है, जेंडर बायस्ड नहीं हो सकता। तो ऐसे कमेंट्स को क्या है, आप स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हमको एक चीज ये समझ में आ गई कि फर्स्ट सिटीजन है, उसके साथ साथ है क्या, पहले नागरिक होने के साथ साथ प्रेसिडेंट कमांडर होते हैं। अब किसके कमांडर हैं ये कमांडर हैं तीनों सेनाओं के। किसके, तीनों सेनाओं के ये जो है कमांडर इन चीफ कहलाते हैं। ठीक, इस वजह से अगर इंडिया किसी वॉर में जाता है तो वॉर का प्रोक्लेमेशन कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये चीज आप समझ चुके हैं और ये चेयरपर्सन समझ चुके हैं। अब एक चीज ये समझना है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्यों लाई गई और प्रेसिडेंट का पावर क्या है, दो चीज। क्यों, क्योंकि हमने ये चीज को डिनोट यहीं पे किया है कि हमको इस तरीके से पढ़ना है। तो अब पावर पढ़ने के लिए हम पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि प्रेसिडेंट का रियल पावर क्या है और नॉमिनल पावर क्या है और सीओएम क्यों जरूरी है। देखिए, प्रेसिडेंट को जो है रियल पावर नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्या है, ये रियल पावर नहीं है, ये कैसा पावर है, सिर्फ नॉमिनल है, नाम का पावर है। अब नाम का पावर हम क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम करते हैं तो हमारे संविधान में लिखा है कि वो किसी की सलाह पे करेंगे, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद के। अब हमको ये समझना है कि ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या है। देखिए, जब आप छोटे छोटे टर्म्स को समझ जाएंगे तभी आप एग्जैक्ट ये बता पाएंगे कि चल क्या रहा है। आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो आप सीधे आंसर्स कर ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत याद नहीं करना है। प्रेसिडेंट अब जितना आपको याद करना था वो डीपीएसपी तक था, फंडामेंटल ड्यूटीज तक था। अब आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि चीजें कैसे हो रही हैं। तो ये देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उसमें आते हैं आपके प्रधानमंत्री, जो क्या करते हैं, हेड होते हैं उसके, और इन्हीं को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज, इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद आपके जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं और ऐसे मिनिस्टर, यानी मिनिस्ट्री में जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सारे मिला के क्या बनाते हैं, सीओएम, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। जब बात कैबिनेट की हो, इसका मतलब होता है कि जो प्रमुख मंत्रियों को मिला के क्या बनता है, कैबिनेट। लेकिन यहां संविधान में हमारे क्या दिया हुआ है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, किसकी सलाह पे, मंत्री परिषद की सलाह पे। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सबको निग्लेक्ट करेंगे। तो राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो उससे क्या होगा, इनकी सलाह पे करेंगे। अब इनकी सलाह क्यों जरूरी है, देखिए, प्रेसिडेंट एक ऑफिस है अकेला, वो क्या क्या करेगा।
अब इसमें क्या है, पोर्टफोलियो डाइवर्जन होता है ना, कोई रक्षा मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई शिक्षा प्रभार का स्वतंत्र है, कोई शिक्षा राज्य मंत्री है। इससे क्या होता है कि पूरे भारत का विचार कहां जाता है, इनके पास जाता है। ठीक, इसी वजह से ये किसके प्रतीक हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के। आप समझे ये क्यों यूनिटी और इंटीग्रिटी के? तो संसद भवन ये सरकार अपने आप में क्या है, मिनी इंडिया है। क्या है, मिनी इंडिया है संसद भवन, और क्या है, मिनी इंडिया ही तो है। हमारे यहां से प्रतिनिधि हैं, आपके यहां से प्रतिनिधि हैं, आपके यहां, सबके यहां से प्रतिनिधि जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक संपूर्ण भारत बनाते हैं। संपूर्ण भारत का छोटा रूप क्या है, हमारी संसद। इस चीज को समझना है कि हमारी संसद हमारा प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, तो प्रेसिडेंट जो क्या है, हमारे नॉमिनल हेड हुए और पहले सिटीजन, इसी वजह से इनको कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट की हिस्ट्री क्या है। जब आपने सीओएम समझ लिया तो प्रेसिडेंट की हिस्ट्री समझिए। प्रेसिडेंट की हिस्ट्री का मतलब इससे यह है कि आपको यह नहीं पढ़ना है कि हिस्ट्री में प्रेसिडेंट क्या है, आपको यह पढ़ना है कि पहले राष्ट्रपति कौन हुए। ठीक, और राष्ट्रपति जितने भी हो उनसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुआ। तो सबको पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हुए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद कहां से आते थे, ये बिहार से आते थे, तो बहुत लोग प्यार से इनको संसद भवन में भी बिहारी बाबू कहते थे। ठीक, अब सबसे पहली चीज ये पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद हुए तो, लेकिन किस दिन पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ लिए, तो वो था 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्रता दिवस पे। इसीलिए देखिए गणतंत्रता दिवस पे झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति, और 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराता है, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि पहले 15 अगस्त पे झंडा कौन फहराया था, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या है, ये हमारा बस कस्टम है, हम करते चले आ रहे हैं। और 26 जनवरी पे कौन झंडा फहराया था, राजेंद्र प्रसाद। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार या 2 बार राष्ट्रपति रहा, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जो 2 बार राष्ट्रपति रहा हो। तो ये क्वेश्चन एकदम यहां से क्लियर, सिर्फ एक नाम राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट। आपका सेकंड पूछता है, तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको ये जानना है कि इनसे क्या पूछता है। तो एक पूछता है कि सेकंड कौन थे, और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है इस समय हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी तुरंत क्या हुआ है, हमको 15वीं राष्ट्रपति मिली है, और ये 15वीं राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अब आप बताएंगे महिलाओं में ये किस क्रम की है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो अब राधाकृष्णन से एक ये सवाल पूछता है कि ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, लेकिन इनको एक उपनाम से बुलाया जाता था, इनको बुलाया जाता था फिलोसोफर किंग। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि कौन से राष्ट्रपति को जो है दार्शनिक राजा कहा गया। क्या कहा गया, दार्शनिक राजा। ये फिलोसफी के प्रोफेसर थे, और इनकी जो किताब है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी, ये भी पूछ सकता है कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसफी किसकी किताब है, तो वो किसकी किताब है, एस राधाकृष्णन की किताब है, और ये बहुत फेमस किताब है, जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं वो जानते हैं। अब आ जाइए, तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, जाकिर हुसैन। अब इनका नाम क्यों पूछता है, 2 लोग अपने कार्यकाल के दौरान ही बीच में उनका देहांत हो गया, डाइड, तो वो थे जाकिर हुसैन, पहले एक, और दूसरे थे फखरुद्दीन। ठीक, अब ये 2 चीज, तो ये देखिए याद करने के लिए याद रखिएगा कि ये दोनों लोग क्या है, इन दोनों लोग का रिलीजन क्या है, इस्लाम है। तो इस वजह से मत पढ़िए, मतलब मैं आपको रिलीजन बायस्ड नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं बस याद करने के लिए। इसके बाद कौन हुए, एपीजे अब्दुल कलाम सर, तो वो पूरा कार्यकाल अपना किए थे। ये दोनों लोग अपने बीच के कार्यकाल में ही क्या हुए, इनका देहांत हो गया। इस वजह से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ऐसे कौन से 2 राष्ट्रपति हुए जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया। अब एक राष्ट्रपति हुए नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जी जो थे वो अनअपोज्ड थे। क्या थे, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक, अब ये कैसे हैं, इनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा, मतलब निर्विरोध चुने गए थे।
तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। एक क्वेश्चन ये बना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति थी 12वीं नंबर की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, ये जो है पहली महिला है। कैसी हैं? फर्स्ट वुमेन हैं जो भारत के राष्ट्रपति पद को गौरवान्वित की। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछता है, हालांकि ये मैं नहीं भी लिखूंगा तो आप जानते हैं कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो साइंटिस्ट थे। तो सबको पता है वो एक ऐसा नाम है जो कोई भूल नहीं सकता है, द मिसाइल मैन के नाम से भी आप जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उसको मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमको 15वीं महिला राष्ट्रपति तो मिल गई है, मतलब 15वीं राष्ट्रपति जो महिला है। ठीक, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि 14वां बताइए। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो चुनाव हुआ है तो आपको 14वां तो याद होना चाहिए। तो 14वां थे रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये हो गया रामनाथ कोविंद जी। अब 15वां, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये करंट भी अभी 10 दिन पहले की बात है। तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, हर एक्सीलेंसी द्रौपदी मुर्मू। अब ये चीज ये समझना है कि आपको प्रेसिडेंट से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट पूछे। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये सब करेंगे, लेकिन ये इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर साल ये करता क्या है कि जो चीज करंट में होती है उसको डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछता है, और इसी को कहते हैं स्टैटिक करंट। क्या कहते हैं? स्टैटिक करंट। तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किससे बनते हैं? स्टैटिक करंट से बनते हैं। करंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं स्टैटिक करंट से बनते हैं। तो लोग सोचते हैं ये क्या है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आया। एक्चुअली वो पॉलिटी का क्वेश्चन तो था, लेकिन क्यों था? आपको इस साल प्रेसिडेंट से ही सवाल क्यों पूछा? क्यों? क्योंकि इसी साल प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। इस वजह से इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट के ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो जानता है कि अगर मैं ये पूछूंगा ना कि 15वीं राष्ट्रपति बताइए, दूसरी महिला बताइए, तो शायद ही कोई लड़का होगा जो गलत करेगा। ठीक, तो एग्जामिनर को ऐसा तो है नहीं भाई कि वो इतना आसान क्वेश्चन बनाए। एग्जामिनर का काम क्या है कि थोड़ा आपके साथ खेले। तो वो खेलने के लिए क्या करते हैं कि उसके स्टैटिक करंट से बनाते हैं। अब हमारी जो अभी की राष्ट्रपति हैं उनके बारे में ये जानना है कि वो ट्राइब से आती है। किससे आती हैं? वो आदिवासी हैं। तो पहली ट्राइबल महिला है। क्या है? फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है ये। एक चीज अब आप देखे होंगे कि दूसरा चैनल्स भी आप देखते होंगे, पक्का है, तो उसमें पूरा रिसर्च करते हैं कि वो इससे पहले कहाँ की गवर्नर थी। तो बता दे रहा हूँ, झारखंड की गवर्नर थी। इससे पहले वो कहाँ, किस ट्राइब से हैं, क्या है। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ने जाएंगे ना तो फिर आप यही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक, और आप करेंगे क्या? बहुत करेंगे तो एक सवाल एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन पुराना रिवीजन नहीं करेंगे तो 10 सवाल छोड़ के आएंगे। तो आपको रिसर्च नहीं करना है। एग्जाम में रिसर्च का पेपर नहीं है, जनरल नॉलेज का पेपर है। क्या लिखा रहता है? जनरल स्टडीज, यही लिखा रहता है ना, जनरल स्टडीज। इसका मतलब जनरल का मतलब ही होता है सामान्य। अगर इसको पूछना होता ये तो यहाँ पे आरएस का पेपर होता है ना, रिसर्च स्टडीज। तो रिसर्च मत करो, ठीक ना। करना क्या है? जनरल स्टडीज है तो जनरल स्टडीज की तरह आप लोग इसको पढ़िए। अब इतनी चीजें जब आप जान गए तो अब हमको सबसे पहले ये जानना है, यहां से हम 2 चीज निकाल लिए। आर्टिकल भी पढ़ते चलते हैं, आर्टिकल 52 और 53। यहाँ पे आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक, और आर्टिकल 53 बताता है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब पावर हम आपको बता दिए हैं, सुप्रीम कमांडर है, पहले सिटीजन है, ये सब क्या है? पावर ही तो है। और क्या है कि जो भी काम होगा इनके नाम से होगा, ये सबसे बड़ी पावर है। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्शन, वो आता है आर्टिकल 54 में। और इसी साल इलेक्शन हुआ है तो ये इलेक्शन प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीधे ये पूछ दे कि आपने खूब प्रोसेस देखा टीवी पे, राज्यसभा पे, यहाँ वहां खूब बढ़िया रिसर्च किए कि इस बार तो कुछ भी पूछ देगा, कर ले जाएंगे। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का आर्टिकल बताइए, हमको बाकी रिसर्च नहीं जानना है। तो आप क्या बताएंगे?
आप बताएंगे कि आर्टिकल 54 है, और आप पढ़े नहीं थे, पढ़े तो थे कि पूरा इलेक्शन कहां हुआ, लेकिन ये चीज भूल गए थे। तो यही चीज है कि आपको अपने कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, रिसर्च पे कम ध्यान देना है, ठीक। तो 54 में अब ये होता कैसे है इलेक्शन? तो इलेक्शन जब भी राष्ट्रपति का होता है वो इलेक्टोरल कोलाज से होता है। अब इलेक्टोरल कोलाज का क्या मतलब है कि एक क्या बनाई जाएगी, कोलाज बनाई जाएगी। ये देखो, जैसे फोटो का कोलाज बनाते हो ना, एक फोटो यहाँ पे बड़ी सी, छोटी सी किसी और की, एक बड़ी सी मम्मी पापा की, इस तरीके से कोलाज बनता है। तो कोलाज बनाए, उसी तरीके से ये राष्ट्रपति के भी इलेक्शन के लिए क्या बनता है, कोलाज बनता है। और ये कोलाज मिलके क्या चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इस कोलाज में आते कौन कौन है? तो इस कोलाज में आते हैं, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, एक वर्ड हमेशा याद रखना, निर्वाचित, और इंग्लिश में इलेक्टेड। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ रहे हैं, ऑप्शन ढेर सारे दिए हुए हैं, कूट दिया हुआ है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है स्पेशली, तो आप इस टर्म को याद रखिएगा, जहां निर्वाचित दिया हो वहीं कान और दिमाग दोनों खड़े, हाथी की तरह। हाथी जब अटेंशन में रहता है तो उसके कान जो है खड़े हो जाते हैं एकदम सीधे। तो इलेक्टेड का, अब इलेक्टेड में क्या, इलेक्टेड मेंबर किसके, लोकसभा के और राज्यसभा के। देखिए यहां नॉमिनेटेड नहीं कहा है, नॉमिनेटेड नहीं कहा है, क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड यहां भी 12 होते हैं और यहां पहले 2 होते थे, अब हट गए हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा मिला के क्या बनता है, दोनों हाउस को मिला के और राष्ट्रपति को मिला के बनता है संसद। जो लड़के नहीं जानते वो सोचते हैं कि राष्ट्रपति इसमें नहीं आते हैं, तो लिख देता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी गया गलत। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति आते हैं। आपको ये लिखा होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य लोकसभा के और राज्यसभा के, या दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी लिख दिया तो काम आपका हो गया। दोनों सदन का क्या मतलब हुआ, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ठीक है, तो एक कोलाज में मान लीजिए ये वाला था ये आपका, ठीक। अब दूसरी फोटो देखी जाए, दूसरी फोटो किसकी लगेगी, दूसरी फोटो लगेगी यहां भी इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, कहां के, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के। अब विधानसभा है उसी तरीके से जैसे क्या होती है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये होता है। तो ये एकदम चुनाव में भाग नहीं लेगा, विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेगा। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, हर बार क्वेश्चन में यही देता है, विधान परिषद चुनाव में भाग नहीं लेगा और लेजिस्लेटिव के भी क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य ही होंगे। अब देखिए यहां के मेंबर को आप क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, और यहां के मेंबर्स को क्या बोलते हैं आप, एमएलए, विधायक बोलते हैं, ठीक। तो अब ये बताइए कि हमने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूरे भारत में यूटीज भी तो आती हैं, यूनियन टेरिटरी भी तो आता है। तो 2 यूनियन टेरिटरी का क्या है, निर्वाचित सदस्य कहां के, लेजिस्लेटिव असेंबली के। वो 2 यूटी कौन से हैं, वो 2 यूटी है दिल्ली भारत की राजधानी और एक पुदुचेरी। अब एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इन दोनों को कब जोड़ा गया, मतलब दोनों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए कब लाया गया। और यहां भी ये याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स मतलब निर्वाचित सदस्य। तो आप इस बात को ये देखिए, तीनों में इलेक्टेड है, ये टर्म एकदम दिमाग से उतरे ना, ठीक। किसके, इनके एमएलए, और इनको लाया गया था 70वां अमेंडमेंट एक्ट करके 1992 में। मतलब 1992 से पहले यूटीज के जो है क्या करते थे, भाग नहीं लेते थे। अब क्या करते हैं, लेते हैं। जम्मू कश्मीर अभी प्रस्तावित है, यूटी है और प्रस्तावित है, और इस बार के इलेक्शन में भी जम्मू कश्मीर से जो है नहीं हो पाया। तो एक चीज यहां पे, जब तक हो नहीं जाता तब तक यही दोनों रहेंगे, ठीक। तो प्रस्तावित को हम नहीं गिन रहे हैं यूटीज पे। तो अब आप इलेक्टोरल कोलाज समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्टोरल कोलाज में कौन कौन आएगा, तो निर्वाचित सदस्य लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद नहीं होगी, क्या होगी, नहीं होगी। और 2 यूटी दिल्ली और पुदुचेरी, जिनको 70वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया, और इनके भी इलेक्टेड क्या होंगे, विधायक होंगे, जो इनकी विधानसभा से आएंगे। इतने लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अब चलिए, जब इतने लोग मिल गए तो राष्ट्रपति को चुना भी जाए।
और राष्ट्रपति चुने कैसे जाएंगे ये भी देखा जाए। तो जब ये लोग मिल गए तो ये लोग देंगे वोट, लेकिन ये लोग वोट देंगे कैसे, ठीक, और राष्ट्रपति चुने कैसे जाएंगे। तो राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्ट चुन रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम बताए थे, जब आप डायरेक्ट का मतलब है कि आप खुद वोट दें। प्रधानमंत्री भी प्रत्यक्ष चुनाव का परिणाम नहीं है। जैसे पीएम, आप सोचते हैं आप पीएम नहीं चुनते हैं, आप क्या चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, एमपी और एमएलए। तो इसका जो चुनाव है सांसद और विधायक का, ये प्रत्यक्ष चुनाव है, आप वोट देते हैं। लेकिन पीएम ये चुनते हैं, तो ये किसका चुनाव है, इनडायरेक्ट का। तो हालांकि ये तो चुनाव भी नहीं है, ये तो सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक। तो इलेक्शन तो इनके लिए होता ही नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो जब प्रेसिडेंट आप चुन रहे हैं तो प्रेसिडेंट ये देखिए कि क्या आप चुन रहे हैं, आपने वोट दिया द्रौपदी मुर्मू जी को, कि आपने जिन विधायकों को चुना उन्होंने वोट दिया। तो उन्होंने वोट दिया, तो इसका मतलब है कि इनका चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। एक चीज इसको समझ लीजिए, सीधे क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक। अब दूसरी चीज, ये प्रोपोर्शनल सिस्टम में आता है, ठीक। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही तो है। आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप भारत के लोग एमपी एमएलए चुनते हैं और एमपी एमएलए इनको चुनते हैं, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का परिणाम है। दूसरा, विधायक जो कैसे वोट देते हैं, वोट देते हैं वो सीक्रेट बैलेट से। जैसे आप वोट देते हैं ना, कि आपको क्या होता है, एक लोग अकेले जाता है, बटन दबा के आता है, उसको बताया नहीं जाता है, भाई दिखाना नहीं है। उसी तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में भी क्या होता है, सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल होता है। और एक चीज होती है सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल सिस्टम ऑल्सो। क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल सिस्टम। अब प्रेफरेंशियल सिस्टम से आप समझिए क्या है, कि आप जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो आप कोई एक चुनते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति चुनने आपके विधायक जाते हैं तो वो 3-4 चुनते हैं। 3-4 चुनने का मतलब ये है कि जैसे 4 लोग कैंडिडेट हैं, तो उसमें से हुआ ये सिंगल एंड ट्रांसफरेबल का मतलब होता है एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब होता है कि मेरी पहली चॉइस है यशवंत सिन्हा, दूसरी चॉइस है द्रौपदी मुर्मू, तीसरी चॉइस है एक्स, चौथी चॉइस है वाई। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, प्रेफरेंस देना होता है 1 2 3 4 करके, और तब आपके वोट काउंट होते हैं इस तरीके से। तो आप इसको ज्यादा मत समझिए, आपको सीधे बस ये समझना है कि ये पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। इसको कूट भी बना सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में की चुनाव पद्धति है 1 2 3 और 4, ऑल ऑफ देम ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 4। तो आप क्या करेंगे, चारों। या सीधे ये इस तरीके से भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है गुप्त पद्धति से, सीक्रेट बैलेट से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, अनुपात से, एकल और संक्रमणीय पद्धति से, और राष्ट्रपति चुनाव परिणाम है इनडायरेक्ट इलेक्शन का। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, कूट बना के भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, तैयार रहिए। अब हम पढ़ेंगे वोट वैल्यूज। क्या पढ़ेंगे, वोट वैल्यू। हमने इलेक्शन पढ़ लिया, इलेक्शन का प्रोसेस पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे वोट वैल्यू। वोट वैल्यू में सबसे पहले वोट वैल्यू, अब बताइए वोट कौन दे रहा था, एमएलए दे रहे थे। और कैसे एमएलए दे रहे थे, इलेक्टेड एमएलए दे रहे थे। तो वोट वैल्यू जो है उसमें क्वेश्चन ये आता है कि आप वोट वैल्यू आपकी निकाली जाएगी, वो कैसे निकाली जाएगी। तो ये है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस राज्य का क्या, जनसंख्या। और ये जनसंख्या आप किसकी लेंगे, 1970 की, ठीक है। 71 में देखिए, सबसे आपको अगर आपको याद करना है कि कब होता है, जैसे ये देखिए, अब ये पॉपुलेशन किसकी लेंगे, 1971 की। अब मान लीजिए कि आपको याद नहीं आ रहा है कि 1971 था, 72 था, तो आप ये याद रखिए कि सेंसस जो होता है वो इवन नंबर पे हुआ है आज तक। 2001 में, 2011 में, 2021 में था, तो ड्यू टू कोविड थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन वो जब भी सेंसस आएगा तो यही लिख के आएगा, सेंसस ऑफ इंडिया 2021। तो अगर आप 70s में जाएंगे तो वो लगभग क्या हुआ होगा, एक मेयर गेस करिए, 1971। तो चीजों की क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है ना, तो कुछ चीजें याद करना क्या हो जाती है, काफी आसान हो जाती है। तो 1971 का
पॉपुलेशन हम लेंगे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि हम ये कब तक लेंगे, तो 2026 तक। ठीक, अब ये बताइए कि 1971 की पॉपुलेशन हम क्यों लेते हैं, हमारे पास तो 2011 का भी डाटा है। इस वजह से लेते हैं क्योंकि इस समय लगभग जनसंख्या की रेशियो चारों ओर बराबर थी। वैसे तो साउथ इंडिया वाले कहेंगे कि भाई हमारे पास तो कोई सीट ही नहीं बची, सब यूपी बिहार ले गए, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा डेंस कौन है, हम ही लोग हैं, पॉपुलेटेड हम ही लोग हैं। तो अब एक चीज ये समझिए, ये हो गया, तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट हो गया, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एमएलए हो गए। इसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ये आपका निकल जाएगा इनटू 1/1000। ये होता है वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। ठीक, अब वोट वैल्यू ऑफ एमपी समझिए, क्यों, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है वोट वैल्यू ऑफ एमपी। एमपी की जो वोट वैल्यू होती है वो ये होती है कि सारे एमएलए की क्या है, एमएलए, सारे एमएलए जो हैं और उनका क्या होगा, एमएलए का वोट वैल्यू, जितने भी हुए सारे राज्यों के, और टोटल नंबर ऑफ एमपी, ये हो गया आपका। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ये बताइए, ये लिखा हुआ आता है ऐसे डायरेक्ट, और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा सेंसस इस्तेमाल होता है, तो 1971 का सेंसस जनसंख्या इस्तेमाल होती है। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछता है कि कब तक हम इस्तेमाल करेंगे, तो 2026 तक करेंगे, ये एक चीज है। अब दूसरी चीज ये है कि ये बताइए क्या इन दोनों की वोट वैल्यूज बराबर होगी, एमपी और एमएलए की, विधायक और सांसद की, तो ये बताइए एमपी और एमएलए की बराबर नहीं होगी। ठीक, अब एक चीज बताइए, क्या गोवा के एमएलए की वोट वैल्यू और यूपी के एमएलए की वोट वैल्यू बराबर होगी, नहीं होगी। लेकिन अगर आप एमपी हैं, सांसद हैं, तो आप कहीं के भी सांसद हों, गोवा के सांसद हों, उत्तर प्रदेश के सांसद हो, बंगाल के हों, तमिलनाडु के हों, गुजरात के हों, आपकी वोट वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि लोकसभा के भी अगर आप सांसद हैं तो आपकी वोट वैल्यू बराबर है और राज्यसभा की भी बराबर है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है स्पेशली कि वोट वैल्यू किसकी बराबर होगी और किसकी नहीं होगी। तो राज्यों में जब आप जाएंगे तो वोट वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, लेकिन आप जब सांसद के रूप में आएंगे तो वोट वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसी के साथ ये खत्म होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन। अब देखिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव आप पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि उनकी वोट वैल्यू क्या है, इलेक्शन पढ़ लिया, मेथड क्या होगा। अब हम जानते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होंगे और कैसे वो अपना क्या करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव जैसे आपको अगर लड़ना है तो आपके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए कितनी, एटलीस्ट 35 साल, इससे कम नहीं। 35 साल हो सकती है, 35 से ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जोड़ लीजिएगा कितने दिन तक चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, दूसरी चीज ये है कि आप होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये कहीं नहीं लिखा है कि आप भारत के नागरिक कैसे हुए। जैसे बहुत जगह क्वेश्चंस में ये पूछता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो इसमें कहीं लिखा हूं मैं बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन एनीथिंग। इसका मतलब ये है कि बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक, आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए। कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप लोकसभा के मेंबर बन सके, बस। कोई पढ़ाई लिखाई वाला क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप बीए किए रहिए, एमए किए रहिए, नहीं। आप लोकसभा का चुनाव लड़ जाइए, बस आप इतने ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। और क्या चाहिए, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रहेंगे। अब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं लाभ के पद को, और लाभ का पद होता है जिस पद पे आप रहते हुए पैसा लेते हैं भारत सरकार से। ये इसका जनरल व्यू है। ठीक, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, सरकार क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है और बताती है कि ये पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, ये पद नहीं आता है, जिसमें गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। ठीक, तो जब कलाम साहब ऑफिस राष्ट्रपति थे,
उस समय की तात्कालिक सरकार ने क्या किया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये पद नहीं होगा, और पद जोड़ दिए कि ये पद भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। तो कलाम साहब ने उस पर क्या किया, पॉकेट वीटो ले लिया था। उस पर जो है कहे कि नहीं भाई आप जो है देखिए, रिकंसिडरेशन देखिए, हम इस पे साइन नहीं करेंगे। ठीक, तो लाभ का पद का कोई डेफिनेशन नहीं है। लाभ का पद एक लिस्ट है जिसमें सरकार मानती है कि ये पद लाभ का पद है और ये पद लाभ का पद नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। और उसका जनरल व्यू ये होता है कि आप किसी भी सरकार से जो है क्या कर रहे हो, वेतन भत्ता या किसी तरीके की आर्थिक मदद न ले रहे हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बाहर आता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका ये क्वालिफिकेशन आपको राष्ट्रपति बनने की। जब आपके पास ये सारी चीजें हैं तो अब क्या करेंगे, आप अपना जाएंगे भाई नॉमिनेशन करेंगे। तो नॉमिनेशन के लिए आपको चाहिए 50 इलेक्टर, 50 जो है प्रपोजर और 50 चाहिए आपको सेकेंडर्स। इसका मतलब क्या है, 50 आपको चाहिए जो आपके प्रस्तावक बने और 50 आपके चाहिए जो आपके अनुमोदक बने, और दोनों क्या होने चाहिए, आपके इलेक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जो आपको चुनेंगे। ये चीज का खास ख्याल रखना है। ये नहीं कि राष्ट्रपति जी कहीं चलो तुम बढ़िया राष्ट्रपति बड़ा, तुम हमारे जो है प्रस्तावक बनोगे, मैं नहीं बन सकता। अगर मैं उनका इलेक्टर हूं, अगर मैं एमपी या एमएलए हूं और मैं उस चुनाव में वोट दूंगा तो ही मैं उनका प्रपोजल बन सकता हूं और उनका सेकेंडर बन सकता हूं। ठीक, और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये भी समझिए। ये नहीं कि आप जिसको प्रस्तावक बना लिए उसी को अनुमोदक नहीं बना सकते। ठीक, एक चीज ये। उसके बाद इतना करने के बाद पहले 50 लोग, जैसे मान लो कि तुम में से कोई जो है गया क्या करने, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, किसी की उम्र 35 साल हो गई, ये सारी क्राइटेरिया आप पूरी कर लिए। जब आप पूरी कर लिए गए और इतना आप कर लिए, फिर आपको क्या करना होगा, फ्री में नहीं 15,000 जमा करना होगा। कहां पे, आरबीआई के पास। ठीक, और आपको इसको पाने के लिए 1/6 वैलिड वोट चाहिए होंगे। अगर आप 1/6 वोट नहीं पाते हैं वैलिड वोट, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त का यही मतलब होता है कि ये जमानत राशि है, अगर जमानत जब्त हो गई तो ये राशि आपको नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये सारी चीजें, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है। तो इसमें कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, क्वेश्चन बता रहा हूं। कोई भी चीज मैं यहां अगर स्टोरी फॉर्मिंग करता हूं तो इस वजह से करता हूं कि आपका कंसंट्रेशन उस स्टोरी पे इस तरीके से बैठे कि आप उसको स्टोरी फॉर्म में याद करिए। लेकिन ये उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो कहानी है, वो क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं वो प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो प्रीवियस ईयर में ऐसे ही आते हैं। अब जब आप इतना जान गए और राष्ट्रपति चुन लिए तो उनको क्या करेंगे भाई, शपथ दिलाइए, ओथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इस समय चीफ जस्टिस कौन है, एनवी रमन्ना सर हैं। तो वही द्रौपदी मुर्मू जी को क्या किए होंगे, ओथ दिलाए होंगे। और ये किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो है आर्टिकल 60। बस इतना ही सवाल पूछता है, ओथ कौन दिलाएगा, किस आर्टिकल के तहत आएगा। ठीक, ये हो गया आपका ओथ। अब मान लीजिए आप एक बार राष्ट्रपति बन गए, तो हमने ये देखा है कि भारत के इतिहास में आप राष्ट्रपति दूसरी बार भी बन सकते हैं। तो कितनी बार और राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब री इलेक्शन, आप दोबारा कितनी बार चुने जा सकते हैं, आपकी मर्जी, n नंबर ऑफ टाइम्स। आप चुनाव जीतते रहिए, आप राष्ट्रपति बने रहिए। ठीक, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अमेरिका में आप सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, ये एक अंतर है। तो इस री इलेक्शन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 57। और मैं बता रहा हूं कि अब तक मैंने जितने आर्टिकल पढ़ाए हैं उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 57 है। ये मोस्ट प्रोबेबली अल्टरनेट ईयर पे पूछा जाता है कि री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 57 के तहत होता है। तो जब भाई राष्ट्रपति को क्या किए, आप ओथ दिलवा दिए, तो राष्ट्रपति ओथ लेने के बाद कितने दिन तक राष्ट्रपति रहेंगे, ये बताइए। टर्म होगा ना, तो वो रहेंगे 5 साल तक। कब से रहेंगे, एक क्वेश्चन पूछा, तो जिस दिन जो है वो अपने ऑफिस में जाएंगे उस दिन से। ऑफिस
वाले दिन से, पहले दिन से, ठीक है। तो ओथ लेंगे तो तुरंत ऑफिस में जाएंगे इस दिन से। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए अभी 22 तारीख को वो जीत गई, लेकिन वो ओथ ली 26 तारीख को, मैं हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूं, ठीक। ये नहीं कि नहीं सर 26 नहीं 24 को ली थी, 25 को ली थी, ये मत करिएगा, हाइपोथेटिकल नंबर है। तो आप गिनेंगे किस दिन से 5 साल, 26 तारीख से, ठीक है, इस दिन से। ये हो गया आपका ऑफिस का टर्म, ठीक। दूसरी चीज आपको ये होगा, आप उन पे क्या कर सकते हैं, इम्पीच भी कर सकते हैं। अब देखिए सबके लिए टर्म आता है, इसका मतलब होता है रिमूवल, हटाना, लेकिन राष्ट्रपति के लिए टर्म आता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। तो ये शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए भारतीय संविधान में है। किसके लिए? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, ठीक। तो अब इम्पीचमेंट जो होगा वो किस आर्टिकल के तहत होगा, पहला क्वेश्चन तो ये बना आपका। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 61। तो तुरंत शपथ दिलाइए, तुरंत इम्पीच कर दीजिए। 60 में शपथ दिलाए और 61 में इम्पीच कर दीजिए, ठीक। अब इसका कोई ग्राउंड भी तो होगा। ग्राउंड का मतलब है कि आपको किस कारण से हटाया जाएगा। तो उसमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना, उल्लंघन करना, संविधान का उल्लंघन करना। उसको है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किस बेस पे हटाया जाता है, किस ग्राउंड पे हटाया जाता है, तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण से। और संविधान का अतिक्रमण क्या होगा ये डिफाइन नहीं है, मतलब कौन सा काम संविधान का अतिक्रमण कहलाएगा या नहीं कहलाएगा ये हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो इस ग्राउंड पे आप हटाएंगे। इम्पीचमेंट होगा कैसे, पूरा प्रोसेस ये हम जो है अपनी अगली क्लास में देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे क्या, एक रिवीजन जैसा कि हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। तो हमने ये पढ़ लिया कि पार्ट 5 में क्या आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका आती है, जिसके अंतर्गत सिंबल जो है राष्ट्रपति किस चीज के सिंबल है, यूनिटी और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के सिंबल हैं। वो नॉमिनल चेयरपर्सन होते हैं और वो क्या होते हैं, एक प्रेसिडेंट ऑफिस होते हैं, उसका किसी भी चीज से, मेल और फीमेल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज उनका पावर क्या है, और पावर में स्पेशली कि उनके नाम से ही सारे काम होंगे, इसी वजह से वो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। तीसरी बात हमने पढ़ा कि मंत्री परिषद में कौन कौन आएंगे। उससे बाद हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति का इतिहास क्या है, राजेंद्र प्रसाद कब कितनी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते और कौन ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध जीते, नीलम संजीवा रेड्डी जी। उसके बाद हमने देखा इलेक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं, जो इस बार हुआ था, अब आप समझ गए होंगे कि इस बार चुनाव किस तरीके से हुआ था। उसके बाद वोट वैल्यूज ऑफ एमपी और एमएलएज हमने देखा, मेथड्स देखे कि किस मेथड से होता है, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन देखी। अब हमने देखा ओथ, ओथ के बाद हमने देखा टर्म। अब इम्पीचमेंट, वैकेंसीज हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि अगली क्लास में कैसे राष्ट्रपति हटाए जाते हैं, जब राष्ट्रपति पद खाली होता है तो क्या होता है, और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, जिसमें से विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और एग्जीक्यूटिव पावर। धन्यवाद।